हेलो एंड वेलकम। देखिए, क्रिमिनल लॉ में ना कुछ सवाल बड़े फंडामेंटल होते हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव रखते हैं। और एक ऐसा ही सवाल है कि आखिर एक क्राइम की प्लानिंग और उस क्राइम को करने की कोशिश, इन दोनों के बीच वो लीगल लाइन, वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है। आज हम इंडिया के एक ऐसे ही लैंडमार्क लीगल केस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो हम सबसे जुड़े इसी सवाल की आत्मा में उतरता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। ये सिर्फ एक स्मगलिंग की स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक डीप डाइव है इस बात में कि आखिर एक सोच, एक इंटेंशन कब एक सजा के लायक, एक पनिशेबल एक्ट बन जाता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, आखिर वो फाइन लाइन, वो इनविजिबल लाइन है कहाँ जिसे क्रॉस करते ही एक आइडिया, एक प्लान अचानक से एक पनिशेबल क्राइम बन जाता है। सोसाइटी किसी इंसान को किस पॉइंट पर आकर रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है? क्या सिर्फ सोचने से या प्लानिंग करने से ही कोई क्रिमिनल बन जाता है? सोचिए इसके बारे में। मान लीजिए कोई बैंक लूटने के लिए मैप्स खरीदता है, गाड़ियां अरेंज करता है, तो क्या वो उसी पल, उसी मोमेंट में अपराधी हो गया? या फिर उस प्लान को रियलिटी बनाने के लिए कोई सॉलिड स्टेप उठाना जरूरी है? बस यही सवाल इस पूरे केस का सेंटर है। और इसका जवाब, उसने इंडियन क्रिमिनल लॉ को आने वाले कई दशकों तक शेप किया है। तो चलिए सीधा पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। और ये कहानी, सच बताऊं, किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक स्मगलिंग प्लॉट जो अंधेरी रात के साए में चल रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, मुंबई का समुद्र तट, घना अंधेरा, चांद भी नहीं है, हवा में नमक और राजदारी की महक है। और वहां एक हाई स्टेक्स ऑपरेशन चल रहा है जिसका मकसद है देश की सीमा के पार चांदी की स्मगलिंग करना। ये ऑपरेशन मतलब बहुत ही शातिर दिमाग से प्लान किया गया था। हर स्टेप बिल्कुल नपातोला हुआ। देखिए, सबसे पहले चांदी की भारी भरकम सिलों को एक जीप और एक ट्रक में बनाए गए खास कस्टम मेड कंपार्टमेंट्स में छुपाया गया। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, ये स्पेशली बनाई गई थी ताकि किसी भी चेकिंग से बचा जा सके। फिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये गाड़ियां मुंबई के एक बिल्कुल सुनसान समुद्री इलाके की तरफ चल पड़ी। वो किसी बिजी पोर्ट या बीच पर नहीं गए, नहीं, वो एक सिक्लूडेड क्रीक, मतलब एक ऐसी सुनसान खाड़ी के पास रुके जहां उन्हें कोई देख ना सके। और तभी पानी से एक सी क्राफ्ट के इंजन की आवाज आई। ये उनका सिग्नल था। उनके प्लान का आखिरी हिस्सा अब पूरा होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला कदम उठाते, अथॉरिटीज ने छापा मार दिया और ऑपरेशन फेल हो गया। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी स्मगलिंग की कोशिश नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस ऑपरेशन का स्केल बहुत बहुत बड़ा था। यहाँ बात हो रही है पूरी 43 चांदी की सिलियों की। जरा सोचिए, उस जमाने में यानी 1980 में इनकी वैल्यू थी लगभग 8 लाख रुपए। आज के हिसाब से तो 1 करोड़ में होगी। और वजन 1300 किलोग्राम से भी ज्यादा। मतलब ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं थी, ये एक बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस था। एक ऐसा जुर्म जो इकोनॉमी को हिला सकता था। इससे साफ है कि स्टेक्स कितने हाई थे, स्मगलर्स के लिए भी और अथॉरिटीज के लिए भी। जब अथॉरिटीज ने रेड मारी तो उन्हें सबूतों का जैसे खजाना मिल गया। सोच के देखिए, 1300 किलो से ज्यादा चांदी जो गाड़ियों में इतनी चालाकी से छुपाई गई थी। कुछ सिल्लियां तो घबराहट में खाड़ी की तरफ जाने वाले एक फुटपाथ के पास फेंकी हुई मिली। ऐसा लग रहा था जैसे लास्ट मिनट में पैनिक हो गए हो। इतना ही नहीं, उनके पास से हथियार भी मिले, एक पिस्टल और एक चाकू। साथ में काफी सारा कैश भी मिला जो साफ साफ इस ऑपरेशन के क्रिमिनल नेचर की तरफ इशारा कर रहा था। और जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो उनके जवाब बिल्कुल गोलमोल, एक दूसरे से अलग। ये तो आप जानते हैं, गिल्ट का एक क्लासिक साइन होता है। मतलब फिजिकल एविडेंस तो जबरदस्त था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी थी, सबूत सामने थे, तो केस तो बिल्कुल ओपन एंड शट लगना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, असली कानूनी जंग तो अब शुरू हुई थी। लोअर कोर्ट्स के फैसलों में इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था, इतना विरोधाभास था कि ये केस एक बहुत बड़े लीगल ग्रे एरिया में जाके फंस गया। मतलब फैक्ट्स तो क्लियर थे, लेकिन लॉ क्लियर नहीं। और ये कंफ्यूजन तो कोर्ट्स के फैसलों में साफ साफ दिख रहा था। ट्रायल कोर्ट, जहां केस सबसे पहले जाता है, उसने सारे एविडेंस को देखा और उन लोगों को दोषी माना, गिल्टी। उन्हें 2 साल तक की सजा भी सुनाई गई। कोर्ट को पूरा यकीन था कि उनके एक्शन स्मगलिंग की एक साफ कोशिश थे। लेकिन जब यह मामला अपील में सेशंस कोर्ट और फिर हाई कोर्ट पहुंचा तो फैसला एकदम उलट गया, पूरी तरह से। दोनों ऊपरी अदालतों ने उन्हें नॉट गिल्टी ऐलान कर दिया, उन्हें बरी कर दिया, यानी एक्विटेड। जरा सोचिए, एक ही केस, वही सबूत, लेकिन 2 बिल्कुल ऑपोजिट फैसले। आखिर ऐसा हुआ क्यों? सेशंस चार्ज और हाई कोर्ट का पूरा आर्ग्यूमेंट बस एक पॉइंट पर टिका हुआ था। उनका कहना था कि इन लोगों के जो काम थे वो सिर्फ
प्रिपरेशन के स्टेज पर थे, तैयारी के। उनका लॉजिक ये था कि भाई चांदी अभी तक किसी शिप या बोट पर लोड तो की नहीं गई थी, इसलिए इसे स्मगलिंग की कोशिश यानी अटेम्प्ट माना ही नहीं जा सकता। उनके हिसाब से स्मगलिंग का अटेम्प्ट तो आखिरी पल में होता, जब चांदी को सी क्राफ्ट्स पर चढ़ाया जा रहा होता। उससे पहले के सारे काम, चाहे वो चांदी को छुपाना हो या उसे समुद्र तक लाना हो, वो सब बस तैयारी थी और कानून के मुताबिक सिर्फ तैयारी पर सजा नहीं दी जा सकती। इस एक्विटल के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया और अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने वही बड़ा सवाल, वही विकसा प्रश्न खड़ा था। क्या इन लोगों ने सिर्फ क्राइम की तैयारी की थी या वो उस लाइन को क्रॉस कर चुके थे जिसे कानून की जुबान में अटेम्प्ट कहते हैं? प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, इनके बीच की वो इनविजिबल लाइन आखिर कहाँ खींची जाए? और ये सवाल सिर्फ मोहम्मद याकूब का नहीं था, ये आने वाले इस तरह के हर केस के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट करने के बारे में था। और अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, वो हिस्सा जहां ये केस एक लैंडमार्क फैसला बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर और आसान टेस्ट बनाया, एक ऐसा पैमाना जो आज भी इंडियन लॉ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोर्ट ने इस बात को समझा कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच फर्क करने के लिए एक क्लियर, वर्केबल टेस्ट की सख्त जरूरत है। तो सबसे पहले कोर्ट ने क्रिमिनल अटेम्प्ट को बिल्कुल साफ शब्दों में डिफाइन किया कि आखिर ये अटेम्प्ट है क्या। ये सिर्फ तैयारी से एक कदम आगे है। ये एक ऐसा एक्ट है जो सोच और प्लानिंग की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया में आ जाता है। ये एक ऐसा काम है जो किसी खास क्राइम को अंजाम देने की तरफ एक डायरेक्ट स्टेप हो और इसके पीछे उस क्राइम को करने का एक साफ इरादा, एक क्लियर इंटेंशन हो। इसको ऐसे समझिए, तैयारी यानी प्रेपरेशन उस जुर्म को करने के लिए सामान इकट्ठा करना है और अटेम्प्ट उस सामान को इस्तेमाल करके उस जुर्म की तरफ सीधा बढ़ जाना है। इसी चीज को साबित करने के लिए कोर्ट ने एक 3 इंग्रेडिएंट टेस्ट बनाया। चलिए इसको आराम से समझते हैं। पहला इंग्रेडिएंट, इंटेंशन, मतलब किसी खास जुर्म को करने का एक पक्का इरादा होना, द गिल्टी माइंड। दूसरा इंग्रेडिएंट, एक्ट, तैयारी पूरी होने के बाद उस जुर्म की तरफ कोई सॉलिड कदम उठाना, द गिल्टी एक्ट। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, प्रॉक्सिमिटी, मतलब वो काम, वो एक्ट उस क्राइम के अंजाम के प्रॉक्सिमेट यानी करीब होना चाहिए, रिमोट यानी दूर का नहीं। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि किए गए काम और होने वाले जुर्म के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। वो एक्ट ऐसा हो जो जुर्म के पूरा होने की तरफ एक साफ बढ़ोतरी, एक डेफिनेट प्रोग्रेस दिखाए। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोर लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने हाई कोर्ट की इस बात को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि अटेम्प्ट के लिए पेनल्टीमेट एक्ट यानी आखिरी से ठीक पहले वाला कदम होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा, नहीं, ये बहुत ही रिजिड और इम्प्रैक्टिकल सोच है। जैसे इस स्मगलिंग केस में ये जरूरी नहीं है कि अटेम्प्ट तभी माना जाए जब चांदी जहाज पर चढ़ाई जा रही हो। कोर्ट ने कहा, बस इतना काफी है कि वो एक्ट उस जुर्म को करने की पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, एन एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। सच में ये एक गेम चेंजर था। इसका मतलब था कि पुलिस को अब आखिरी सेकंड तक अपराधी को रोकने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। और जब इस टेस्ट को इस केस पर अप्लाई किया गया तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति से मिले सबूतों की एक न टूटने वाली चेन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर कदम को अलग अलग मत देखो, बल्कि इन सबको जोड़कर देखो। जैसे चांदी को छुपाना, फिर रात में उसे सुनसान जगह ले जाना, पास में हथियार रखना और फिर एक जहाज के सिग्नल का इंतजार करना। ये सारे कदम मिलकर सिर्फ एक ही कहानी सुना रहे थे, स्मगलिंग की कोशिश। इन कामों का कोई और लॉजिकल या मासूम एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता था। ये सब मिलकर तैयारी से आगे बढ़कर अटेम्प्ट को साबित कर रहे थे। ये इवेंट्स की चेन इतनी पूरी थी और एक ही दिशा में इतना साफ इशारा कर रही थी कि कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन 4 पर। सुप्रीम कोर्ट के इस डिटेल एनालिसिस और नए टेस्ट के बाद आखिर फैसला क्या हुआ और इस फैसले ने इंडियन लॉ की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम क्लियर और डिसाइसिव था। उन्होंने हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को सेट असाइड कर दिया, यानी रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि प्रॉक्सिमिटी टेस्ट अप्लाई करने पर यह बिल्कुल साफ है कि इन लोगों के काम तैयारी की लाइन को क्रॉस करके अटेम्प्ट के एरिया में आ चुके थे। उनके एक्शंस दूर के नहीं, बल्कि उनके प्लान किए गए स्मगलिंग के जुर्म से सीधे और करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। इसलिए उन्हें दोषी ठहराया गया, कन्विक्टेड।
और ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी उसे वापस बहाल कर दिया गया। सेंटेंसेस रिस्टोर्ड। आखिरकार इंसाफ हुआ। तो सवाल यह है कि इस केस का लास्टिंग इम्पैक्ट क्या रहा। देखिए, ये फैसला इंडियन क्रिमिनल लॉ में अटेम्प्ट के कॉन्सेप्ट पर एक लीडिंग अथॉरिटी बन गया। इसने उस पेनल्टीमेट एक्ट वाली थ्योरी को खत्म करके कानून को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया। आज भी लॉ स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक्स उठा लीजिए या कोर्ट्स के फैसले देख लीजिए, मोहम्मद याकूब केस को आईपीसी के सेक्शन 511 जो अटेम्प्ट से डील करता है उसे समझाने के लिए हमेशा साइड किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस फैसले ने स्मगलिंग, टेररिज्म और दूसरे इकोनॉमिक क्राइम्स के खिलाफ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथ बहुत मजबूत कर दिए। अब वो एक जुर्म को होने से रोकने के लिए काफी पहले एक डिसाइसिव स्टेज पर इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब केस की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि कानून की नजरों में एक सोच कब एक जुर्म की कोशिश बन जाती है। ये केस साफ करता है कि कानून सिर्फ पूरे हो चुके जुर्मों की सजा नहीं देता, बल्कि उस खतरनाक कंडक्ट की भी सजा देता है जो जुर्म पूरा होने के रास्ते पर है। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, आखिर वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा लम्हा है जब एक सोच या एक प्लान उस लाइन को क्रॉस करके एक पनिशेबल अटेम्प्ट बन जाता है। इस पर सोचना जरूरी है। इस लीगल एनालिसिस पर अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और अगर ये डीप डाइव पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस के साथ।